जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और इन्वायरमेंटल साइंस में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। मुझे याद आ रहा है मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि आखिरकार जैव विविधता क्या होती है और जैव विविधता हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक बेसिक पॉइंट हमने उसके जाने थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे साथियों जैव विविधता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी हमारे पर्यावरण में इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके क्या क्या जो है प्रभाव है, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। देखो जरा, जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी आज पारिस्थितिकी भूमिका की। चलिए देखते हैं क्या है। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती हैं। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण के ना तो विकसित हो सकती है ना ही बनी रह सकती है, यानी सबके होने का कोई ना कोई रीजन है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है, इंसान का महत्व क्या है? जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण करके उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न तथा विघटित करती हैं और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये परितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की संभावना और उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलाव को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितने प्रकार की प्रजातियां होंगी वह तंत्र उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, यानी जितने प्रकार की प्रजातियां होंगी जिस क्षेत्र में, वो जगह उतनी ही स्थायी होगी। ठीक है, पर्यावरण के लिहाज से। दूसरा है इसकी आर्थिक भूमिका, इसकी बात कर लेते हैं। सभी मनुष्यों के लिए उनके दैनिक जीवन में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थान है, या जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फसल विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को खाद्य, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण के लिए संसाधनों के भंडार के रूप में देखा जाता है। जैव संसाधनों की यह अवधारणा जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के विभाजन और विनियोग के नियमों से संबंधित नए संघर्षों की भी उत्पत्ति है। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक वस्तुएं जो जैव विविधता मानव जाति को आपूर्ति करती है उनमें है खाद्य फसलें, पशुधन, जंगल, मछली और औषधीय संसाधन। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें नेचर से ही तो मिलते हैं, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है और बहुत बार इंसान इनको प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे जीवों की खाल प्राप्त करने के लिए, हड्डियां प्राप्त करने के लिए उन जीवों को मार देता है। बहुत सारे जीव तो ऐसे ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए, इंसानों ने इतना मारा कि वो खत्म होने के कगार पर आ गए। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। आगे है साथियों इसकी वैज्ञानिक भूमिका। जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें कुछ सुराग दे सकती है कि जीवन कैसे विकसित हुआ और आगे भी विकसित होता रहेगा। जैव विविधता यह समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे कार्य करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका, जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं।
इस तथ्य को हम सभी पर लागू किया जाना चाहिए ताकि हम जीवित रहें और अन्य प्रजातियों को भी अपना जीवन जीने दें। यह विचार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ प्रत्येक प्रजाति के अस्तित्व का एक आंतरिक अधिकार है। इसलिए स्वेच्छा से किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बनना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के हमारे संबंधों की स्थिति का एक अच्छा संकेतक है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है, काफी महत्वपूर्ण है ये। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके आवास में तेजी से कमी आई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 है, वहां संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक वनों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणीजात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेश की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां यानी एक्सोटिक स्पीशीज कहा जाता है। एक्सोटिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो बाहर से ला करके बसा दी गई हैं। ठीक है। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, जैसे हमारे यहाँ अभी चीता आया है। कहाँ से आया है? नामीबिया से आया है। हमारे यहाँ जो चीता थे वो तो खत्म हो गए, तो हमने बाहर से ला करके एक प्रजाति को यहाँ बसाने का प्रयास किया है कूनो नेशनल पार्क में, एमपी में। तो एक तरीके से वो जो चीते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सोटिक स्पीशीज का एग्जाम्पल हम उन्हें बोल सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जीव जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग और खालों के लिए अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। प्राकृतिक संसाधन व प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधे व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 भागों में बांटा है। देखो भाई, पहला है संकटापन्न प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें वो सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इसका फुल फॉर्म है ये, विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक जारी करता है। ध्यान रखना, हम सब लोग जानते हैं इसको। फिर है वल्नरेबल स्पीशीज यानी सुभेद्य प्रजातियां। इनमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने के सहयोगी कारक जारी रहे। मतलब यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया या फिर इनके विलुप्त होने के जो कारक है वो अभी भी चलते रहे तो भविष्य में ये विलुप्त हो जाएंगे। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। यानी जो जिस एनवायरनमेंट में अभी ये रह रहे हैं, यदि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया या जैसे इनके साथ चीज़ें हो रही हैं वैसे ही चलती रहीं तो आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। और तीसरा है रेयर स्पीशीज। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। इन्हें रेयर स्पीशीज कहते हैं। अब देखो, जैव विविधता के स्थानिक घटक का वर्णन करने के लिए R.H. व्हिटेकर द्वारा अल्फा, बीटा और गामा विविधता को सभी के समक्ष पेश किया गया था। क्या है ये, जरा देखते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। कैसे करते हैं, देखते हैं जरा। पहला है अल्फा विविधता। यह एक क्षेत्र विशेष या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है
और आमतौर पर उन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या को व्यक्त किया जाता है अल्फा विविधता के अंतर्गत। ठीक है, फिर है बीटा। यह पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है। आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में इसे मापा जाता है। तीसरा है गामा विविधता। यह एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता का माप है। अब इन्हें आप आसान भाषा में समझ लो, इनका मतलब क्या है। अल्फा विविधता का मतलब हो गया कि कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जा रही हैं, इसको हमें देखना हो तो अल्फा विविधता। दूसरा, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो बहुत सारी प्रजातियां पाई जा रही हैं, अगर एक की बात होगी तो अल्फा, एक से अधिक की बात होगी एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में, तो उनके बीच जो संबंध है या उनकी संख्या में जो परिवर्तन आ रहा है, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, स्थिर है, इसका अध्ययन करते हैं बीटा विविधता के अंतर्गत। और तीसरा होता है जब आप बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना एक साथ करते हैं तो इसे बोलते हैं गामा विविधता। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। अगर आप साथियों तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे पीसीएस, बीईओ या आरओ की, तो हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे संपर्क करना होगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।